हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में आज हम भारत का अफवाह तंत्र से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक आपके सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, भले ही वो राजस्थान का एग्ज़ाम हो या फिर ऑल इंडिया का एग्ज़ाम हो। जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर भारत का अगर परिचय आता है और उसके अंदर आपके अफवाह तंत्र हैं या फिर नहीं भी हैं, पर आपका अगर परिचय एक टॉपिक है तो उसके अंदर ये अफवाह तंत्र का क्वेश्चन बनता है और ये आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। इसमें मैं एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ और गंगा का अफवाह तंत्र में इस वीडियो में क्लियर करूँगा। दूसरा, बेसिक जानकारी के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं, यानी हम कह सकते हैं शब्दावलियाँ। वो अफवाह का जो प्रतिरूप होता है उसके अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है, तो वो भी सब सारी शब्दावलियाँ आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको कहीं पर भी नोट करिए और रिवाइज करते रहिए। चलिए, अफवाह का मतलब ये होता है कि जल की राशि जो निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं वह अफवाह कहलाती हैं, जिसमें सहायक और उपसहायक नदियाँ होती हैं, उसका योगदान रहता है। और इस प्रकार से जो एक कोई अफवाह तंत्र बनता है उसको हम लोग कहते हैं अफवाह तंत्र। दूसरा, आपने सभ्यताओं से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीनी सभ्यता। ये जितनी भी आप लोगों ने सभ्यता पढ़ी हैं, वो सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही आपने पढ़ी हैं और उनसे संबंधित ही आपने जानकारी ली है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो ये सारी की सारी नदियाँ हैं। जैसे वैदिक सभ्यता आपके गंगा और यमुना नदी के आसपास पनपी थी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी थी। पनपने का मतलब उसका जो है विकास जो है वो उस नदी के आसपास रहा था। उसी तरीके से मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दजला और फरात नदियाँ, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे रही थी, और चीनी सभ्यता होंगो नदी के किनारे पनपी थी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है, नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब अफवाह तंत्र से संबंधित हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रतिरूप से संबंधित हैं, यानी कि अलग अलग तरह के प्रतिरूप होते हैं, उसमें आपको याद रखना है। प्रतिरूप किसे कहते हैं पहले वो देख लीजिए आप लोग। नदी के उद्गम से मुहाने तक मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो रचना होती है अफवाह का, उसको हम लोग अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कोई नदी जहाँ से उद्गम हुआ और जब किसी जल राशि में वो मिल जाती हैं, यानी वो डेल्टा बनाती हैं या और कुछ बनाती हैं, तो उससे पहले ये जो सारी गतिविधि होती हैं, उसी सहायक नदी उसके साथ कब मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, वो एक संरचना बनती हैं, उसको अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं अफवाह प्रतिरूप। सबसे पहले हम लोग वृक्षाकार देखते हैं। उसको वृक्षाकार को द्रुमाकृत्रिम प्रतिरूप भी कहा जाता है। इसका मतलब आप लोग समझिए, जब नदी व उसकी सहायक नदियाँ मिलकर वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतिरूप बनाती हैं, जैसे विशाल मैदान में ये सारी चीज़ें होती हैं, भारत का विशाल मैदान में, तो वो जो वृक्षाकार या द्रुमाकृत्रिम प्रतिरूप कहलाता है। जैसे कौन सी नदियाँ इस तरह का अफवाह प्रतिरूप बनाती हैं, जिसमें गंगा नदी है, यमुना नदी है, आपको गोदावरी और चंबल नदियाँ याद रखना है। दूसरा अफवाह प्रतिरूप जो है वो आपका समानांतर प्रतिरूप है। इसमें नदियाँ एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे पश्चिमी घाट के जो पश्चिम में जो नदियाँ हैं, उनका अफवाह तंत्र जो बनता है वो आपका समानांतर प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। तीसरा है अरीय प्रतिरूप। देखिए, इसमें
किसी एक स्थान से चारों ओर नदियाँ निकलकर प्रवाहित होती हैं। जैसे अमरकंटक की जो पहाड़ी हैं वहाँ से 3 नदियाँ निकल रही हैं, जैसे सोन नदी है, महानदी है और नर्मदा नदी। ये तीनों किसी एक स्थान से निकल रही हैं चारों दिशाओं में, तो उसको हम लोग बोलते हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप या अरीय प्रतिरूप। देखिए आगे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि चारों तरफ से नदियाँ प्रवाहित होकर किसी एक झील में या एक गर्त में आके मिलती हैं या उसमें जाकर गिर जाती हैं। जैसे राजस्थान के अंदर सांबर झील है, उसमें 4 नदियाँ आके मिलती है, जैसे खारी, खंडेला, मंथ्या और आपके रूपनगढ़। ये 4 ही नदियाँ आके मिल रही हैं सांबर झील में, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। नेक्स्ट है आपका आयताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में नदियाँ मुख्य नदी में समकोण पर मिलती हैं। जैसे एक मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियाँ जो मिलती हैं वो किसी न किसी, मतलब कहने का मतलब 90 डिग्री या समकोण के ऊपर मिलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं आयताकार प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप के अंदर आपको याद रखना है, मुख्य नदी के समांतर अन्य मुख्य नदी प्रवाहित होगी और सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती हैं। तो इस तरीके से जो प्रतिरूप बनता है या वो रचना बनती है उसको जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती नदी। ये नदी का आपके प्रतिरूप में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, इसको आपको याद रखना है। ऐसी नदी जिस प्रवाह प्रदेश में उत्तान होने के बावजूद उसके प्रवाह दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब कोई नदी उत्तान हो गई तो उसके प्रवाह की दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसने अपना रास्ता नहीं बदलना होता है, तो वो जो कहलाती हैं उसको हम लोग पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जैसे सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो नदियाँ हैं ये आपके पूर्ववर्ती नदियों के एग्जाम्पल हैं। एक होती है अनुवर्ती नदी, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। वह नदी जो ढाल का अनुसरण करती हैं उसको हम लोग अनुवर्ती नदी कहते हैं। ये इस टाइप की जो नदियां हैं वो सारे के सारे भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आती हैं, आपको याद रखना है। एक परवर्ती नदी भी कहलाती हैं, जो आपको इस तरह से याद रखना है कि वह नदी जो मुख्य नदी में समकोण पर मिलती हैं उसको परवर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पूर्वारोहित जो नदियां हैं उसका क्या है, इस तरीके से आपको याद रखना है। वह ढाल का अनुसरण नहीं करती है। अनुवर्ती नदी ढाल का अनुसरण करती हैं, जबकि पूर्वारोही नदी जो है वो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक शब्दावली ये होती है याजू नदी। याजू नदी क्या होती है, देखिए वह नदी जो मुख्य नदी के समांतर चले उसको याजू नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी की सारी शब्दावलियाँ थी, आपको याद रखना है, कोई भी कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र। उद्गम के आधार पर हम लोगों ने भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा रखा है। जैसे पहला है हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ये आपको एक मैंने टेबल बना रखी है, आपको याद रखना है और इससे संबंधित जो विशेषता मैंने लिखी हुई है आपको अच्छे से नोट कर लेनी है और इसको रिवाइज कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको अपवाह तंत्र जो है हिमालय का, उससे संबंधित मैं आपको बता देता हूँ कि हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो लंबी नदियाँ होती हैं और बड़ी नदी होती है। उसके अंदर बड़ी का मतलब उसमें जलराशि बहुत ज़्यादा होती है। लंबाई के अंदर बहुत आपको इस तरह से याद रखना है कि कई किलोमीटर तक वो लंबी होती हैं, इस तरीके से। दूसरा, हिमालय से निकल रही हैं तो वर्ष भर ये प्रवाहित होती हैं और अधिकांश जो नदियाँ हैं उनका उद्गम हिमालय प्रदेश से होता है और सभी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा भी बनाती हैं, ये आपको याद रखना है। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो सभी की सभी नदियाँ युवावस्था में हैं, इसका भी आपको याद रखना है। ये नदियाँ अंत में जाकर वी घाटी बनाती हैं या फिर कोई न कोई जलप्रपात भी बनाती हैं, गॉर्ज भी बनाती हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। इसमें जो नदियाँ हैं वो छोटी होती हैं और छोटी का मतलब लंबाई के अंदर छोटी होती है और आकार में भी छोटी होती है, उसके अंदर जल राशि कम होती हैं हिमालय के जो अपवाह तंत्र के बनिस्पत। वर्षा ऋतु के अंदर ही ये प्रवाहित होती हैं, क्योंकि यहाँ हिमालय से तो
बर्फ़ पिघलता रहता है और हमेशा नदियों में पानी जो है प्रवाहित होता रहता है, लेकिन यहाँ वर्ष भर पानी प्रवाहित नहीं होता है। ये भी ऊंचे स्थानों से इनका भी उद्गम होता है। इस तरीके से अब आपको याद रखना है। ये जो नदियाँ हैं वो छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय की नदियाँ जो हैं वो युवा अवस्था में हैं, जबकि यहाँ की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ा का मतलब बूढ़िया हैं, बूढ़ी अवस्था में हैं। इस तरीके से आपको, क्योंकि ये वर्ष भर नहीं प्रवाहित होती हैं और ये नदियाँ ब्रह्मस घाटी में प्रवाहित होती हैं। ऐसा आपको याद रखना है। तो ये सारा का सारा बेसिक जानकारी था। अब हम इम्पोर्टेंट जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है गंगा का अफवाह तंत्र, वो हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, इसमें आपको डायग्राम भी बनाना है और उस डायग्राम को अच्छे से याद करना है। पहले मैंने आपको ऐसा बता रखा है कि जिस दिशा के अंदर नदी प्रवाहित हो रही है और उसी दिशा में अगर आपने भी मुंह कर दिया है तो नदी का प्रवाह क्षेत्र कैसा कहलाएगा। जैसे आपका बायां तो इसका मतलब नदी का भी बायां, आपका दायां तो नदी का भी दायां या बायां। इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रवाहित होने की दिशा के अंदर के साथ आपका भी मुंह कर दें तो उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, नदी का दायां तो आपका भी दायां। और उसका नदी का बायां क्षेत्र कौन सा होगा, जब आपका बायां हाथ जो है उस तरफ वाला नदी का बायां क्षेत्र कहलाएगा। नदी जब किसी पर्वत से निकलती हैं तो सबसे पहले वो भंवर का निर्माण करती हैं, मैंने आपको सब बताया। फिर तराई क्षेत्र में आ जाती हैं, सारा का सारा जल यहाँ पर जो फैल जाता है और तराई क्षेत्र में सारी की सारी नवीन मिट्टी यहाँ पर जमा होती है, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जो नवीनतम मिट्टी होती है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। फिर आगे बढ़ते हुए वो डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण करते हुए किसी न किसी जलराशि में मिल जाती है। जैसे या तो बंगाल की खाड़ी में मिलेगी या फिर इधर आपके अरब सागर के तरफ मिलेगी। तो ये एक पूरा मैंने पहले आपको बता रखा था। अब गंगा नदी से संबंधित हम लोग उसकी विशेषता पढ़ते हैं। भारत की यह सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है। बड़ी और लंबी से संबंधित आपको याद रखना है। लंबी नदी में ये 2525 किलोमीटर है, जबकि 26% जलराशि भाग ये पूरे अफवाह तंत्र का रखती हैं। तो ये आपको याद रखना है। विश्व में अगर पवित्रता के हिसाब से अगर कोई नदी देखी जाती है तो सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है, गंगा नदी। 2008 में इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और जीवित मानव का भी दर्जा दे रखा है इसको। इस नदी के अंदर एक गंगा डॉल्फिन एक पाया जाता है जीव, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव का भी दर्जा दे रखा है। इस नदी की पवित्रता का एक कारण है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। वो बैक्टीरिया इस नदी के जल को हमेशा शुद्ध करता रहता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफेज। तो आपको याद रखना है। यह नदी भारत के कुल मिलाकर 5 राज्यों में प्रवाहित होती हैं और 11 राज्यों में अपना अफवाह तंत्र बनाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 5 राज्यों में तो प्रवाहित हो रही है, लेकिन अफवाह तंत्र जो है इसका 11 राज्यों के अंदर है। ऐसा आपको याद रखना है। इस गंगा नदी के आसपास और इसके जो अफवाह तंत्र के आसपास आपको छोटे बड़े लगभग 4000 से ज़्यादा शहर बसे हुए हैं, जबकि सबसे बड़ा अगर शहर आपको कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं। इस नदी के प्रदेश में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। नमामि गंगे जो परियोजना है वो गंगा नदी से संबंधित है, इसको साफ सफाई करने से संबंधित है नमामि गंगे परियोजना। देखिए, अब मैं आपको एक ये इस तरीके से डायग्राम बता रहा हूँ, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है आपके नोटबुक के अंदर। ये गंगा का अफवाह तंत्र है, आपको अच्छे से इसको नोट करना है। जहाँ जहाँ मैंने लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गंगा नदी गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी, वो यहाँ से उद्गम होती हैं, फिर टिहरी बांध से आगे बढ़ती हैं। इसमें देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए हरिद्वार तक ये
फिर हरिद्वार से फिर कन्नौज, कन्नौज से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, फिर मिर्ज़ापुर, वाराणसी, पटना, साहिबगंज, और इस तरीके से फरक्का बांध में जाकर ये मिलती हैं। फरक्का बांध से 2 भाग में ये अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है, जो कि 2 वितरिकाएँ होती हैं उसमें बढ़ जाती हैं। एक तो पद्मा के नाम से आपके बांग्लादेश में चली जाती हैं, दूसरा हुगली नदी के रूप में ये आगे सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए फिर ये आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। तो ये दूसरा आपको एक याद रखना है, एक वितरिका मंदाकिनी के यहाँ नाम से निकलती है, जो कि आपके रुद्रप्रयाग के अंदर मिल जाती हैं। और एक आपको बद्रीनाथ से यहाँ पे आपको याद रखना है, सतोपथ हिमनद से बद्रीनाथ एक वितरिका निकलती हैं, धौली गंगा निकलती हैं। धौली गंगा और बद्रीनाथ का जो संगम है वो विष्णुप्रयाग में रहता है, आपको याद रखना है। ये जो जल राशि है वो आगे बढ़ते हुए पिंडारी एक नाम से जल राशि आती है, जो कि कर्णप्रयाग के अंदर मिलती हैं। फिर कर्णप्रयाग से आगे बढ़ते हुए ये मंदाकिनी और धौली गंगा आगे इस तरीके से जो जल राशि तीसरे नंबर पर स्थान पर मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग से जो ये मंदाकिनी, पिंडारी, इन सब का जो जल राशि है वो देवप्रयाग के अंदर गंगा, ये जो नदी हैं यहाँ से इसके अंदर मिलते हुए फिर ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए निकलती रहती हैं। दूसरी एक जल राशि नैनीताल से रामगंगा नाम से निकलती हैं। रामगंगा के ऊपर एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर इस नदी के आसपास बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। फिर ये कन्नौज के अंदर यहाँ पे मिल जाती हैं। दूसरा कुल्लर झील से एक नदी निकलती है जिसको गोमती नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपके प्रयागराज से पहले मिलती हैं। प्रयागराज में आपकी यमुना नदी मिलती हैं, ये भी आपको याद रखना है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी या सबसे ज़्यादा अफवातंत्र रखने वाली सहायक नदी हैं। गंगा नदी के ये थोड़े से समांतर बहती हुई, दूसरा गंगा नदी में ये प्रयागराज में आकर मिल जाती हैं। यमुना नदी दिल्ली के यहाँ से आपको याद रखना है, हिंडन और सिंगर जलराशियाँ मथुरा के अंदर मिलती है, और मथुरा इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। मथुरा है जैसे आगरा है, ये यमुना नदी के किनारे है। दूसरा यमुना नदी में चंबल नदी मिलती है, और चंबल नदी की सहायक नदियाँ जैसे कि बनास नदी है, काली सिंध है, कुन्नू है, ये सारी की सारी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। दूसरा आपको याद रखना है, सिंध नदी जो है एग्जाम में अगर पूछा जाए तो वो चंबल की नहीं है सहायक नदी, आपको याद रखना है यमुना की डायरेक्ट। जिस तरह से चंबल नदी यमुना में मिलती है, उसी तरह से सिंध नदी, बेतवा और केन ये भी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे जैसे टॉन्स नदी है एक, टॉन्स भी डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती हैं, जिस तरीके से यमुना मिलती हैं। अमरकंटक से आपकी सोन नदी निकलती है, मैंने आपको बताया था, वो सोन नदी भी साहिबगंज के आसपास आपके गंगा में मिलती हैं। दूसरा रिहंद नदी पर एक झील है जो मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा, देखिए ये रिहंद झील, रिहंद नदी के ऊपर एक झील बनी हुई है, देखिए उस झील का नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा हम आपको बता देते हैं, जैसे टिहरी बांध से संबंधित मैंने आपको बताया था, टिहरी बांध में एक जलराशि मिलती है जिसका नाम है बिलंगाना नदी। ये भागीरथी और बिलंगाना नदी दोनों का संगम है जहाँ टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध जो है चिपको अंचल से संबंधित भी आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड के अंदर है। सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी के नेतृत्व में 1972 में ये चिपको आंदोलन हुआ था। अंत में आपको ये सुंदरबन डेल्टा के यहाँ विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, ये आपको याद रखना है। डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। कुछ इसकी सहायक नदियाँ जैसे आपको याद रखना है, दामोदर नदी है, जैसे कि इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, इसको रूर नदी नहीं है, ये आपको याद रखना है। रूर नदी हमारी दामोदर नदी कहलाती है। रूर का मतलब इसके आसपास कोयला काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए जर्मनी का एक शहर है जिसको रूर प्रदेश है, वहाँ पे ये जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। कोशी नदी को
सौरव विहार कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बैराज का मतलब क्या होता है आपको याद रखना है, जिसका पानी केवल और केवल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैराज। दूसरा मैंने आपको बताया था फर्क का बैराज। फर्क का बैराज से गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। इस नदी के किनारे बहुत सारे प्रमुख शहर हैं, आपको बड़े बड़े शहरों का नाम याद रखना है, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता, हल्दिया, ये सारा का सारा आपको याद रखना है। हुगली नदी पर जो बंदरगाह हैं वो इस पे हैं, जैसे कोलकाता में भी हैं और हल्दिया के अंदर भी है, तो आपको याद रखना है। तो ये मुख्य रूप से जो हमारा भारत का अफवाह तंत्र है उसके अंतर्गत एक गंगा नदी से संबंधित अफवाह तंत्र हमने पूरा इस वीडियो में अच्छे से डिटेल से पढ़ा। इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिए और 1-2 बार इसको रिवाइज कर दीजिए, तो आपके सब कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें और अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओके।